हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, जो कि है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, इस पे से आपके बहुत शॉर्ट नोट भी आते हैं। तो अपन इसको किन किन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है ऐसे जो एंजाइम की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम की कंसनट्रेशन कितनी है उस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन, ठीक है, टेम्परेचर कितना है, पीएच कितना है, एक्टिवेटर्स है या इनिबिटर्स है। तो अपन सब जानते हैं कि ये कोई सबस्ट्रेट है जो फाइनली जाके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं कि ये रिएक्शन की रेट इंक्रीज़ करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, तो अब अपन क्या क्या देखेंगे कि एंजाइम की कंसंट्रेशन से रिएक्शन में कुछ फ़र्क पड़ता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से कुछ फ़र्क पड़ता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, इसके अलावा इसमें टेम्परेचर जो है वो किस टेम्परेचर पे हो रही है उससे फ़र्क पड़ता है, पीएच जो है या फिर H+ आयन कंसंट्रेशन, वही पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ H+ होता है, उससे फ़र्क पड़ता है, या फिर कोई एक्टिवेटर्स हैं तो वो इसको बढ़ाएंगे और इनिबिटर्स जो है वो कम करेंगे। ठीक है, तो ये सब अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। ठीक है, कि एंजाइम की कंसंट्रेशन से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अगर एंजाइम ज़्यादा होगा तो क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं V से लिख रहा हूँ, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम कंसंट्रेशन। जितना ज़्यादा एंजाइम होगा उतनी ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगी। बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंडीशन ये है कि व्हेन सफिशिएंट सबस्ट्रेट इज़ अवेलेबल, सफिशिएंट सबस्ट्रेट अवेलेबल, अगर सबस्ट्रेट जो है मतलब ये सफिशिएंट, अगर सबस्ट्रेट ही नहीं होगा तो एंजाइम कितना भी ज़्यादा हो, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, एंजाइम खुद तो प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, एंजाइम तो खुद लास्ट में वैसा का वैसा निकल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ इसके लिए, जैसे मान लो ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंजाइम की कंसंट्रेशन, तो ये जो बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी रिएक्शन की बढ़ जाएगी, बट सफिशिएंट सबस्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, सफिशिएंट सबस्ट्रेट होना चाहिए, और यही जो प्रॉपर्टी है इसको अपन यूज़ लेते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन डिटरमाइनिंग, जो अपन एंजाइम लेवल्स डिटरमाइन करते हैं इन अपने सीरम के अंदर या प्लाज्मा के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, आपने कभी देखा होगा या तो कहीं कराया होगा या किसी के कराया होगा कि मान लो कि सीरम ALP कितना है। ठीक है, तो कोई डॉक्टर लिख देता है कि सीरम ALP या फिर सीरम LDH सीरम के अंदर करवा के लाओ। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के लैब के अंदर जाके वो होता है। तो उसमें भी कैसे होता है, यही होता है कि जो सीरम है, सीरम में अपना एंजाइम होगा। ठीक है, एक नॉन वैल्यू ऑफ एंजाइम होगी सीरम के अंदर, उसको अपन सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिएक्शन हो रही है, फाइनली क्या बनता है, प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट को देखते हैं अपन के प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो जितना भी बना होगा वो कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम है, कि जितना ज़्यादा एंजाइम होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बना होगा, उतनी रिएक्शन होती है। तो वो इसके ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, कि अपन सीरम में जो डिटरमाइन करते हैं लेवल्स एंजाइम्स की, वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सिंपल सी थी एंजाइम कंसंट्रेशन। दूसरी आती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये अलग से भी वाइवा भी बनता है इसका, तो ये अपन अच्छे से देखते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पहले मैं ग्राफ से ही समझाता हूँ, फिर थ्योरी तो ठीक है आपको नोट्स में भी मिल जाएगी और लिख भी लेंगे अपन। तो ये मान लो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है और ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो इसके बीच में अगर अपन को ग्राफ बनाना है तो सेम ही है। अब क्या होगा, सबस्ट्रेट अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, सही बढ़ेगी तो सही। तो शुरू में क्या होता है कि जितनी रिएक्शन बढ़ती है, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वेलोसिटी बढ़ती है, बट फाइनली जाके ये फ्लैट कर्व हो जाता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट, शुरू में क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे ही क्या हो रहा है आपका कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रही है। ठीक है, इनिशियल फेजेस में, बट फाइनली क्या हो रहा है, कर्व इज़ फ्लैटेंड आफ्टरवर्ड्स। तो ऐसा क्यों हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है ये समझने में, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे एंजाइम थे। ठीक है, अपन ने लिए एंजाइम, जैसे यहाँ पे ये एंजाइम है। ठीक है, और सबस्ट्रेट ये डॉट है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट और ज़्यादा हो गया। तो एक ऐसी रिएक्शन आती है जहाँ पे ये 50% रिएक्शन हो जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं हाफ Vmax। ठीक है, और इस पे जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है उसको मैं Km माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट भी आता है, इसको कहते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं
तो ये पॉइंट एक ऐसा आया कि सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा अपन ने बढ़ा दिए, बट एंजाइम भी तो होने चाहिए रिएक्शन को होने के लिए। एंजाइम मान लो उसके अंदर लिमिटेड ही है, तो जितने भी एंजाइम थे, जैसे ये एंजाइम है एक और ये सबस्ट्रेट है, तो ऐसे कितने भी एंजाइम थे वो सब सबस्ट्रेटेड सैचुरेट हो गए, ठीक है। अब एंजाइम्स अपने पास लिमिटेड थे, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स ही एंजाइम के थे, ठीक है, तो वो 100 के 100 सब यहाँ तक आते आते कंप्लीट हो गए और 100 सबस्ट्रेट थे। अब अपन सबस्ट्रेट को 100 से 200 150 बढ़ाए जा रहे हैं, बट जो अपने एंजाइम है वो तो है ही नहीं, तो किससे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो रिएक्शन इसलिए फ्लैटन्स हो जाती है, ठीक है। समझ आया क्या बोला मैंने, कि जैसे कि लोअर कंसंट्रेशन, अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है तो क्या होगा कि रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, ठीक है, क्योंकि सम एंजाइम्स आ रहे हैं और इससे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ाई अपन ने, तो मान लो एट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, मैंने बताया हाफ वी मैक्स पे क्या होगा कि 50% एंजाइम्स आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेट, 50% एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट से जुड़ गए, ठीक है। अब जैसे ही जैसे और सबस्ट्रेट आप जोड़ते जा रहे हो, सबस्ट्रेट जोड़ते जा रहे हो बहुत सारे, तो ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर सैचुरेटेड, ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर सैचुरेटेड, मतलब जितने भी एंजाइम थे, जितनी भी एंजाइम की एक्टिव साइट थी, उन सब पे सबस्ट्रेट जितना भी था वो आके जुड़ गया। अब जितने भी है, अब एंजाइम सैचुरेट हो गया, अब और एंजाइम ही नहीं है, अब आप सबस्ट्रेट डाले जा रहे हो, तो एक वी मैक्स आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। ये जो है ये आया ये पॉइंट, इसको बोलते हैं वी मैक्स, डेट इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बताती है ऐसा कि इट इज़ मैक्सिमम रिएक्शन रेट, कि इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती, इट इज़ अ मैक्सिमम रिएक्शन रेट अटेनेबल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सबस्ट्रेट, ठीक है, कि अब आप कितना भी सबस्ट्रेट डालो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एंजाइम्स आर सैचुरेटेड, ठीक है, एट सबस्ट्रेट सैचुरेशन लेवल, तो इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट सैचुरेशन लेवल, ठीक है। तो समझ आया, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो रिएक्शन बढ़ रही है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे रिएक्शन प्लेटी हो जाएगी, फ्लैटेंड हो जाएगा कर्व, क्योंकि जो एंजाइम्स थे वो सब सैचुरेट हो चुके हैं सबस्ट्रेट से, अब एंजाइम ही नहीं है, आप सबस्ट्रेट डालते जाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैंने ये बोला आपको कि ये Km क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये दूसरा ही चल रहा है अभी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बट ये Km पे अलग पूछते हैं, इसलिए अपन Km को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ Km? Km को अपन बोलते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर माइकलिस कांस्टेंट ही बोलते हैं, ठीक है, माइकलिस कांस्टेंट, ये मेंटन तो हटा दो, माइकलिस कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या अपन ने देखी थी कि रिएक्शन कैसे होती है, ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर ये इरिवर्सिबल होती है, एंजाइम वैसा का वैसा और प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब ये Km की बात करूँ तो Km क्या है, इट इज़ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये कुछ भी नहीं है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये एक्सप्रेस भी होता है मोल्स पर लीटर, ठीक है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है तो कैसे होगा, मोल्स पर लीटर की कितनी कंसंट्रेशन, बट ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किस पे, एट हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन किस पे है, हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी पे। तो ये अपन ने ग्राफ में देखा भी था कि ये हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी पे कितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, उसको अपन Km से डिनोट करते हैं। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन मान लो डबल भी कर देते हो, एंजाइम की कंसंट्रेशन डबल कर दोगे तो क्या होगा कि जो वेलोसिटी थी वो वी मैक्स थी वो डबल हो जाएगी, ठीक है, बट Km जो था वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि Km जो होता है वो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वाइवा में ये कई बार MCQ भी ऐसा आता है कि कोई भी रिएक्शन थी उसमें अपन ने एंजाइम की, पहले एंजाइम 100 मॉलिक्यूल्स थे अब 200 कर दिए, तो Km कितना होगा, डबल होगा क्या, Km नहीं चेंज होता है, इट इज़ इररेस्पेक्टिव ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। इसका मतलब ही ये होता है, Km का मतलब है कि 50% ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टू सबस्ट्रेट, ठीक है। इस Km का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और इसका ये सिग्निफिकेंस है कि इस Km के ऊपर 50% मॉलिक्यूल्स जो है वो बाउंड हो रखे हैं सबस्ट्रेट के साथ एट दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या है Km का मतलब कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, एक तो ये, और ये क्या डिनोट करता है, डिनोट्स डेट 50% ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर बाउंड टू द सबस्ट्रेट एट दैट पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होता, इट इज़, इसको अपन सिग्नेचर भी कहते हैं ऑफ एंजाइम, इट इज़ सिग्नेचर ऑफ एंजाइम, मतलब ये हर एंजाइम का स्पेसिफिक होता है, ये एक तरह का सिग्नेचर है,
मतलब कि इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम एट अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, ठीक है, कि किसी एंजाइम का ये केम सेम होता है जैसे मैंने बताया। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि केम जो होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एफिनिटी। ये वाला कंसेप्ट बहुत बार आपके आता है, ठीक है, कि केम जो है वो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एफिनिटी। मतलब किसी एंजाइम का अगर लेस केम है तो इट हैज़ मोर एफिनिटी, वो एंजाइम की मोर एफिनिटी होगी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट। और ये कंसेप्ट मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाई थी जब भी बताया था, H फॉर हेक्सोकाइनेस, ऐसे याद भी कराया था मैंने, H फॉर हेक्सोकाइनेस। और इसकी हाई एफिनिटी होती है फॉर ग्लूकोज के लिए, ठीक है। और इसी के दूसरा एंजाइम कौन सा था, ग्लूकोकाइनेस, इसका मैंने बताया था लो एफिनिटी होती है। तो हाई एफिनिटी है मतलब एफिनिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू केम, मतलब लो केम होता है इसका, ठीक है, और इसका होता है हाई केम, ठीक है, हाई माइकलिस मेंस्टन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये लो के एम होता है इसका, ठीक है, हाई एफिनिटी मतलब लो के एम, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, मतलब लेसर द के एम हायर द एफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये के एम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी अपन ने, ठीक है। वैल्यू याद नहीं रखनी, वैसे वैल्यू भी मैं बताऊँ तो इसकी 0.05 मिली मोल पर लीटर होती है, और इसकी जो होती है 10 मिली मोल पर लीटर होती है। हाई के एम, बस हाई और लो ध्यान रख लो, कोई वैल्यू तो आपको पूछ रहा भी नहीं है। और मैंने बताया था कि एच फॉर एक्सोकाइनेस की हाई एफिनिटी, हाई से लो के एम, तो आपके 4 एमसीक्यू यहाँ से ही बन जाते हैं, ठीक है। अब वो किसी भी तरह से पूछ ले, हाई एफिनिटी एक्सोकाइनेस की लो के एम, ग्लूकोकाइनेस की लो एफिनिटी हाई के एम, ठीक है, किसी भी तरह से पूछ ले, अपना क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये माइकलिस मेंस्टन कांस्टेंट देखा अपन ने। अब एक कंसेप्ट देखते हैं डबल रेसिप्रोकल प्लॉट का, ठीक है। ये भी केएम का ही कंटिन्यूएशन है, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। तो अब क्या है, अपन ने ये कर्व देखा था, ठीक है, और ये कर्व पे से अपन केएम की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि इट इज़ इम्पॉसिबल हो जाता है केएम की वैल्यू निकालना। कब हो जाता है, एट हाई सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा अगर सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन है तो अपन को मैक्सिमम वेलोसिटी रीच करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और आइडियल कंडीशन नहीं रहती वो, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी हो जाती है डिटरमाइन करने में। इसीलिए अपन ये जो ग्राफ अपन ने देखा था इसको अपन रेसिप्रोकल में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल में डाटा लेते हैं, ठीक है। तो अपन ने ग्राफ किसके बीच में देखा था, वी और एस के बीच में, तो अब अपन किसके बीच में देखेंगे, रेसिप्रोकल में देखेंगे। जैसे मैं ग्राफ बना के बता रहा हूँ आपको, तो ये अपना एक ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, अपन बना रहे हैं 1/v और 1/s के बीच में, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब अपन को केम निकालने में डिफ़िकल्टी आती है, तो अपन इसको रेसिप्रोकल में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कैसा बन रहा था आपका ग्राफ, कुछ इस तरीके का बन रहा था। अब ये जो रेसिप्रोकल में ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये बनता है आपका स्ट्रेट लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है इसको ही अपन एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ तक ले जाते हैं, और इस पॉइंट पे जहाँ एक्स इंटरसेप्ट आता है वो होता है आपका 1/km, ठीक है। ये जो है ये क्या है आपका एक्स इंटरसेप्ट 1/km, और ये वाई इंटरसेप्ट जो है ये होता है आपका 1/v मैक्स, ठीक है। तो ये अपन ने रेसिप्रोकल में बना दिया, कुछ भी नहीं किया है, अपन ने डाटा प्लॉट किया रेसिप्रोकल में, v और s की जगह 1/v और 1/s में, और स्ट्रेट लाइन जो बनी उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, और इससे अपन km की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके y इंटरसेप्ट में ये हो गया। और तो इसके अगर स्लोप पे आप पूछ ले तो क्या होता है स्लोप, y/x, y इंटरसेप्ट क्या है इसका 1/v मैक्स, और अपॉन x मतलब 1/km, तो km ऊपर चला जाएगा अपॉन 1, ठीक है। तो स्लोप जो होता है वो इसका हो जाता है km/v मैक्स, ठीक है। तो ये स्लोप हो गया, ये आपका km की वैल्यू यहाँ से आ जाती है और v मैक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाती है। तो इस प्लॉट को अपन अलग एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट, ठीक है। इस साइंटिस्ट ने बताया था ये ऐसा, तो इसलिए अपन इसको नाम देते हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, और एक फार्मूला इसमें आता है वो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो v जो अपन वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी, उसका फार्मूला होता है v मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन अपॉन km प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आप लिख दोगे तो बहुत बढ़िया मज़ा आ जाएगा उसको। और 1/v का फार्मूला भी कई बार MCQ में डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाता है, तो वो आपको याद रखना है km/v मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इंटू 1/ सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन प्लस 1/v मैक्स, ठीक है। अब ये आप इससे ही निकालोगे 1/v करके तो ऐसा ही आएगा, पर
ठीक है, अपन को इतना बेजामारी नहीं करनी है, बस ये याद रखना है के एम अपॉन वी मैक्स इंटू एस इंटू 1/s प्लस ये प्लस है प्लस 1/वी मैक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइन वीवर बर्क प्लॉट। ठीक है, तो ये अपन ने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन देखी, उससे कांस्टेंट देखा, के एम देखा, और फिर अपन ने रेसिप्रोकल प्लॉट भी देख लिया। ठीक है, अब कुछ कंडीशन सबस्ट्रेट वाला ख़त्म हो गया अपना। ठीक है, बट कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा अगर ध्यान रखो तो मत रखना, नहीं रखो तो मत रखना। ठीक है, रखना हो तो रख लेना। मतलब सम एंजाइम्स डू नॉट फॉलो माइकेलिस मेंटन काइनेटिक्स, जो अपन ने देखी ये वाली फॉलो नहीं करते हैं। तो उनमें क्या होता है, कुछ एंजाइम्स ऐसे कौन से होते हैं जिनमें मान लो एंजाइम के अंदर मैनी सब यूनिट्स है। ठीक है, एक ही एंजाइम के अंदर बहुत सारी सब यूनिट्स है। ठीक है, तो कोई भी एंजाइम मान लो बाइंडिंग ऑफ सब यूनिट, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, सॉरी सब यूनिट क्या लिख रहा हूँ, बाइंडिंग ऑफ कोई भी सबस्ट्रेट अगर वन सब यूनिट से बाइंड करेगा, ठीक है, तो इट एनहेंसेस, एफिनिटी बढ़ा देगा वो टुवर्ड्स अदर, एफिनिटी टुवर्ड्स अदर सब यूनिट्स। समझ आया? नहीं आया होगा मैं वापस से बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई एंजाइम है, ठीक है, तो इसकी बहुत सारी 4 सब यूनिट है जैसे मान लो। ठीक है, तो अब क्या करेगा कि कोई भी सबस्ट्रेट आके इससे बाइंड करेगा एक सब यूनिट से, तो इट एनहेंसेस, तो इसकी और इसकी और इसकी एफिनिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एफिनिटी बढ़ जाएगी और इसी को अपन बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। ठीक है, तो जो एंजाइम होते हैं ऐसे जिनमें बहुत सारी सब यूनिट होती है, वो जो होते हैं ये माइकल मेंटन वाली काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करते, वो फॉलो करते हैं ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग। और इनमें जो कर्व आता है वो आपका सिग्मोइड शेप्ड का कर्व आता है। जैसे मैं अगर बताऊं वेलोसिटी और इसके बीच में, तो इनका कर्व जो आता है वो ऐसा सिग्मोइड शेप का, एस शेप्ड का कर्व आता है। ठीक है, ऐसा सिग्मोइड शेप का कर्व आता है, और उसमें केम निकालने के लिए अपन यूज़ करते हैं हिल इक्वेशन। एक हिल था उसने दी थी, बस ये नाम अगर याद रहे तो रखना। कभी बाय चांस अगर बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर बन गया तो आपका ये पूछ लेगा। और ये हिल इक्वेशन ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है ना, ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो भी तो एस शेप का ऐसा ही आता था आपका, याद है ना। तो वो इस तरीके ही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की भी तो 4 यूनिट होती है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा सब यूनिट होती है, तो उसमें भी एक तरह से सेम है। वो एंजाइम तो नहीं है, पर एक तरह से अगर रिलेट करके आप बताओ तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एंजाइम्स फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। तो अपन ने क्या देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी देख रहे थे अपन, उसमें अपन ने एंजाइम की कंसंट्रेशन से देख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वाला इंपॉर्टेंट था। इसमें अपन ने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ अपन ने ये भी देख लिया और डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी देख लिया, जिसको अपन ने क्या बोला, लाइन वीवर बर्क इक्वेशन। ठीक है, और ये जो इक्वेशन लिखी थी ना, इसका नाम भी वही है, लाइन वीवर बर्क इक्वेशन। ठीक है, तो कई बार इस नाम से भी क्वेश्चन 1 नंबर में कभी पूछ ले फिल इन द ब्लैंक्स या उसमें। तो ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने ये देखा। अब अगली वीडियो देखेंगे अपन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, H+, pH और एक्टिवेटर्स। बहुत आसान अब तो बच रहे हैं, मेन आपका इतना ही ध्यान रखना था सबस्ट्रेट तक का, बाकी तो सब फटाफट देखते ही समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।